दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुई है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर बंगाल को टेक ओवर किया। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बनाया गया वो भारत में स्थापित पहला बैंक था। आप क्या जानते हैं कि भारत में स्थापित पहला भारतीय बैंक कौन सा था? ये था अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में स्थापित हुआ। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला भारतीय बैंक, मतलब भारतीयों ने स्थापित किया था और पूर्ण रूप से भारतीयों के लिए था। ये था 1895 में कार्यरत पंजाब नेशनल बैंक, जो आज भी कार्यरत। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। बैंकिंग से संबंधित कभी ना कभी 1 से 2 प्रश्न जो है आ ही जाते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, जैसे CRR, MSF, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आपने कई बार इनके बारे में अखबार में पढ़ा होगा, सुना होगा। इन सब की चर्चा दोस्तों हमें करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर बैंकिंग। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी में। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यहीं पर बात छोड़ी थी कि बैंकिंग क्या है। देखिए, बैंकिंग का सामान्य अर्थ है लेन देन, ठीक है। आधुनिक बैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप में हुई थी, है ना। हमारे यूरोप से ही जो बैंकिंग है वो आज तक आई है। उससे पहले क्या भारत में बैंकिंग नहीं होती थी? देखिए, आज जैसी बैंकिंग तो नहीं होती थी, पर फिर भी हमारे पास जो है कई सारे साहूकार, महाजन गांव-गांव में होते थे, जिनसे ब्याज बट्टे का काम होता था, ब्याज पे पैसे लिए जाते थे। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत जो आज हम इस्तेमाल करते हैं 12वीं शताब्दी में ही हुई। 1171 में एक बैंक स्थापित हुआ, बैंक ऑफ वेनिस। वर्तमान में ये इटली में है, ठीक है। इसके बाद 1694 में अस्तित्व में आया बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये आज भी कार्यरत है और हमारे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में या अंग्रेजी शासनकाल में जो बैंकिंग थी वो सभी इसी से जुड़ी हुई थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक बैंकिंग का कार्य मिश्रित पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में चला गया। इसका सिंपल सा अर्थ है, देखिए, बैंकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। मतलब आपको क्या करना है, एक व्यक्ति आएगा, आपके पास अपना पैसा जमा कराएगा, उसको अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए, जब वो चाहे आप उसे उसका पैसा ट्रांसफर कर दें, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, वो आपके बैंक में पैसा जमा कराता है, वो कैश को कैरी नहीं कर सकता, फिर वो आपकी किसी दूसरी ब्रांच में आपके द्वारा दिया गया कोई नोट लेके चला जाता है और वहां से वो अपना पैसा निकाल लेता है। तो इस तरह से ये बैंकिंग का कंसेप्ट जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ। बदले में जो ये बैंक थे उस पर्सन से, उस व्यक्ति से कुछ अपनी फीस चार्ज करते थे और उससे अपना प्रॉफिट कमाते थे। आगे चलकर बैंकों ने लोन देने शुरू कर दिए, लोन के ऊपर भी वो ब्याज लेते थे। तो इस प्रकार से बैंकिंग का व्यवसाय बहुत ही प्रॉफिटेबल हो गया। आगे चलने के बाद कई सारी ऐसी पूंजीवादी कंपनियां थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अपन नाम ले सकते हैं। इन्होंने क्या करा, बैंकिंग को एज ए बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश किया और बैंकिंग के अंदर भी बड़े बड़े उद्योगपति जो कॉटन का व्यापार करते थे, तंबाकू का व्यापार करते थे, वो अपना पैसा लगाने लगे। इस तरह से बैंकिंग जो है एक बड़ा ही प्रॉस्परस व्यापार बन गया। बात करें कि दोस्तों भारत के अंदर बैंकिंग कैसे आई, तो भारत में जो ये आधुनिक बैंकिंग है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया, 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया और इन 2 युद्धों को जीतने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऑलमोस्ट स्थापित हो गई। ऐसी स्थिति में आप बैंकिंग का काम करने की इनको जरूरत पड़ी, तो 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया। हालांकि ये बैंक असफल रहा। इसकी असफलता के कारण भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, वापस से बता देता हूं दोस्तों। ये 1770 से लेके आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 30-35 साल का एक दौर आएगा। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में बड़ा अनस्टेबल था। इनको यहाँ पर मराठों से हार मिली, दक्षिण के अंदर टीपू सुल्तान और हैदर अली से हार मिली। इसके चक्कर में बैंकिंग का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए नए टेरिटरीज को सिक्योर करना या आक्रमण करना या युद्ध के अंदर जाना, इन चीजों को थोड़ा रोक दिया। इस वजह से इनका थोड़ा एक्सपांशन रुक गया था। परंतु जैसे ही 19वीं शताब्दी फिर से शुरू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से अपनी एग्रेसिव नीतियों को अपनाया, वापस से मराठों की टेरिटरी को रिक्लेम किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान की को हरा के मैसूर की टेरिटरी इन्होंने कब्जे में ले ली और इस प्रकार से भारत का जब एक बहुत बड़ा भाग इनके कब्जे में आ गया, भारत की रियासतों के साथ इनकी सहायक संधियां हो गई। जब थोड़ी स्टेबिलिटी आई तब इन्होंने अपने बैंकिंग व्यापार को वापस से शुरू किया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये फेल हो गया था और इसके जगह पे प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। प्रेसिडेंसी बैंकों के अंदर जो निजी व्यापारी थे उनके भी पैसे लगे हुए थे। जैसे शेयरिंग नहीं होती है, जैसे शेयर बाजार होता है ना, कि किसी बैंक के शेयर आपने खरीदे हुए हैं, ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे था। तो यहां पर भी जो है बैंकिंग प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होने लगी। देखो, एक चार्ट मैंने बनाया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा प्रेसिडेंसी बैंकों के बारे में। देखिए, अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए।
1806 के अंदर इन्होंने बनाया बैंक ऑफ बंगाल। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। और बंगाल में क्यों स्थापित हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बंगाल से ही जो है इनका शासन शुरू हुआ था। 1840 के अंदर इन्होंने बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे, क्योंकि तब तक जो है मराठों की अधिकांश टेरिटरी जो है इनके कब्जे में आ चुकी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी हो चुकी थी। और फाइनली इन्होंने 1843 में बनाया क्या, बैंक ऑफ मद्रास। तो शुरुआत में अंग्रेजों ने अपने ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए और इनसे अपना काम शुरू किया। 1843 में कौन सा बना दिया था, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये अंग्रेजों के जमाने के 3 प्रेसिडेंसी बैंक कहे जाते हैं। तो बाद में क्या हुआ, जब हम स्वतंत्र हो गए या उसके बाद क्या हुआ, तो देखो 1921 के अंदर, 1921 के अंदर बैंकिंग व्यवसाय बहुत ही खतरे में था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर यूरोप की इकोनॉमी बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि डाउन हो गई थी, एकदम से डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश इसमें लगे हुए थे। तो भारत के अंदर भी जो ये बैंकिंग थी, यहां पर भी जो विदेशियों का पैसा लगा था, भारतीयों का पैसा लगा था, उन्होंने सबने पैसा निकाल लिया। इससे बैंकिंग व्यवसाय को बहुत बड़ा झटका लगा। बैंकिंग व्यवसाय को वापस खड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया और इस बैंक को नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को क्या नाम दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आजादी तक हमारा ये बैंक कार्यरत रहा। उसके बाद जब हम आजाद हो गए तो भारत सरकार का भी ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने कहा भाई ये इंपीरियल बैंक जो है इसकी पहुंच भारत के लगभग हर बड़े शहर तक है, क्योंकि इंपीरियल बैंक सबसे पुराना है। इंपीरियल बैंक कहां से आ रहा है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल से आ रहा है, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक थे, सबसे पुराने बैंक थे। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पुराने बैंक होंगे उनका ग्राहक बेस ज्यादा होगा, उनकी रीच ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने क्या किया, 1955 में 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने क्या किया, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया, भारत सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया, सीधा इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इसको नाम दिया भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कहां से आ रहा है दोस्तों, प्रेसिडेंसी बैंकों से आ रहा है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत काम आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज का वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये कब अस्तित्व में आता है, 1 जुलाई 1955 को अस्तित्व में आता है। उससे पहले ये क्या नाम से जाना जा रहा था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उससे पहले ये क्या थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। आप देखेंगे, जब आपने भी ये दौर देखा ही होगा, जब एसबीआई ब्रांड के कई सारे बैंक थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, काफी सारे थे। बट अभी सब खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ एसबीआई बचता है। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब 1955 में एसबीआई को एक मर्ज करके एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, तो इसके कुछ एसोसिएट बैंक बनाए गए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वहां पर भी स्टेट बैंक की ब्रांचेस थी, तो उनको भी उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इन 7 बैंकों को कहा जाता था स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक। इनको क्या कहा जाता था, स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक, या इंग्लिश में कहते थे इनको एसोसिएट बैंक्स। बात समझ रहे? तो एक तो आपके पास एसबीआई था ही था, और एसबीआई के ये 7 एसोसिएट्स थे। बाद में एक समिति बनी, नरसिम्हन समिति, कमेटी बनी। कमेटी का नाम क्या था, नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन कमेटी। ये बनी थी 1991 के अंदर। इस समय 1991 का ये दौर था जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए। हमारी अर्थव्यवस्था जो बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी थी, या जिसको आप कह सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी थी, विदेशी ज्यादा अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर नहीं सकते थे, निजी व्यापारियों को भी कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, अधिकांश जो व्यापार थे वो सरकार के नियंत्रण में थे। तो कई सारे चेंजेस किए गए, ठीक है। तो एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी, जिसको ये टास्क दिया गया कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए आप अपने प्रपोजल दीजिए। तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि साहब आपने भारत के अंदर इतने सारे बैंक क्यों रख रखे हैं, आपके स्टेट बैंक अलग चलते हैं, फिर आपके प्राइवेट बैंक अलग चलते हैं, आपके जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, वो अलग चलते हैं। इतने सारे बैंकिंग की वजह से आपके पास कोई कोर बैंकिंग नहीं है। आप तो बैंकिंग को सिंक्रोनाइज करिए, बैंकों को मर्ज करिए। तो उन्होंने क्या किया, मर्ज करना शुरू किया 2008 में। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, ये 2008 के अंदर किस में विलय कर दिया गया, एसबीआई में विलय कर दिया गया। यानी इसके सारे खाते कहां चले गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए।
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है इसको 2010 के अंदर एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया और ये बाकी के जो सारे बैंक बचे थे मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, बीकानेर, जयपुर और हैदराबाद, इनको 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया गया किसमें? एसबीआई में। तो आज की तारीख में दोस्तों ये सारे के सारे बैंक किस में मर्ज हो गए हैं? एसबीआई में। तो अपने पास सबसे बड़ा देश का बैंक कौन सा हो जाता है? एसबीआई हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये थोड़ी सी आप डेट याद रखना, खास करके ये 1 अप्रैल 2017 की डेट याद रखना, जिसके अंतर्गत एसबीआई के ये 5 बड़े बैंक जो थे ये किस में मर्ज हो गए थे? एसबीआई के अंदर मर्ज हो गए थे। एसबीआई के एसोसिएट अब नहीं है, अब सिर्फ एसबीआई अकेला काम करता है। इस लिहाज से आज की तारीख में कभी आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आपके मुंह से निकलेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या दोस्तों हमारे पास सिर्फ स्टेट बैंक ही थे? नहीं, ब्रिटिश काल में भी हमारे देश में और भी दोस्तों नए कई सारे बैंक खुले थे। ये सारे जो बैंक आए, जैसे प्रेसिडेंसी बैंक आया, इंपीरियल बैंक आया, ये तो गवर्नमेंट जो थी, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उससे चल रही थी। परंतु ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय ही अपना एक एक्ट बनाया था जिसके अंतर्गत जो है निजी व्यापारी जो है, प्राइवेट व्यापारी जो है, वो भी अपना बैंक खोल सकते थे। बात समझ रहे? एक व्यापारिक रूप से इसको बैंक बना दिया गया था। तो क्या क्या हुआ? पहले आप देखो अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये बार बार शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं और भारत के अंदर इनकी स्थापना कैसे हुई। पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लो, बहुत सिंपल है। देखो, ऐसे बैंक जिनका कंट्रोल, जिनका रेगुलेशन आरबीआई करता है, उनको अपन बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि अनुसूचित बैंक। और जो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनकी रीच आरबीआई से बाहर है, उनको अपन बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब ऐसे कौन से बैंक है जिन पर आरबीआई कंट्रोल करता है, कौन से पर नहीं करता है? तो बहुत सिंपल है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी आपके वाणिज्यिक बैंक है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे पीएनबी हो, कैसा भी बैंक हो, ये सारे अनुसूचित बैंक है। परंतु जो फॉरेन बैंक अपने यहाँ पे आते हैं, जैसे सिटी बैंक आता है, जैसे अपने यहाँ पे एचएसबीसी आता है, बात समझ रहे, अपने स्टैंडर्ड एंड चार्टर्स बैंक आता है, ये डायरेक्टली आरबीआई की जुडिशिक्शन में नहीं आते हैं। ये हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हैं, बट इनको आरबीआई के नियम कायदे मानना जरूरी नहीं है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? गैर अनुसूचित बैंक। तो कभी आपसे पूछ ले कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं, तो ऐसे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आरबीआई एक्ट 1934 को फॉलो करते हैं। फॉलो इन द सेंस कि उनको आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम कायदे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वो सारे बैंक क्या कहलाते हैं? अनुसूचित कहलाते हैं, शेड्यूल्ड कहलाते हैं। अदरवाइज बाकी जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? नॉन शेड्यूल्ड बोलेंगे या गैर अनुसूचित बैंक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो। हाँ, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर इस प्रकार के बैंक कैसे बने, कब हुआ, क्या हुआ। शुरुआत में तो आपने देखा था कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना और 1843 में बैंक ऑफ बंगाल बना, मद्रास बना। प्रेसिडेंसी बैंक बने, सब किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। पर आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और शासन सीधा किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्वीन के हाथ में। उस समय विक्टोरिया थी ब्रिटिश क्वीन, उसने भारत को अपनी एक कॉलोनी घोषित कर दिया, एक उपनिवेश घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि अब भारत में बनने वाले जो भी नियम कानून है वो सब कहां पे बनेंगे? लंदन में बनेंगे। यानी कि इंग्लैंड जो है वो भारत के लिए कानून बना के भेजेगा। तो उन्होंने एक कानून बनाया 1860 में। 1860 में एक कानून बनाया, इसको बोलते हैं संयुक्त पूंजी अधिनियम। हालांकि ये आपके लिए काम का नहीं, इसका मतलब क्या था ये समझ लो। संयुक्त पूंजी अधिनियम के अंतर्गत ये था कि भाई अगर आपको अपना एक बैंक खोलना है व्यापार के लिए, तो आप क्या करो, एक निश्चित राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आप उसको जमा करा दो, बदले में आप अपना बैंक खोल सकते हैं। मतलब एक मिनिमम आप अपना हमारे पास एक पहले पैसा जमा करा दो, होता ही है। आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं, एक सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ती है, फिर आप अपना बैंक खोल सकते हैं। तो यह एक्ट जैसे ही पास हुआ, इसका मतलब है कि अब अपने अपने प्राइवेट बैंक खुल सकते हैं। तो भारत के अंदर जो पहला प्राइवेट बैंक शुरू हुआ वो था 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में स्थापित पहला निजी बैंक कौन सा था? तो आप कहेंगे हमेशा कौन सा? इलाहाबाद बैंक। और ये आज तक भी काम कर रहा था। बात समझ रहे? भारत में स्थापित पहला निजी बैंक कौन सा है? 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक। पर इलाहाबाद बैंक जो स्थापित हुआ था, इसमें भारतीय लोगों का पैसा नहीं लगा था,
इसमें कुछ डच व्यापारी थे, डच पता है ना, हॉलैंड के निवासी, वो व्यापारी थे। उन्होंने भारत में आए, उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उससे परमिशन ली और अपना एक बैंक स्थापित किया, जिसको उन्होंने नाम क्या नाम दिया, इलाहाबाद बैंक नाम दिया। भारतीय लोगों का इसमें पैसा नहीं लगा हुआ था। आगे चलकर भारतीयों द्वारा स्थापित जो पहला बैंक बना वो था 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। वापस बोलता हूं, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। कब? 1881 में। इसमें अवध के नवाब का और उनके रिश्तेदारों का पैसा लगा हुआ था। हालांकि ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं था, क्योंकि उसमें भारतीय लोगों के साथ विदेशी लोगों का भी पैसा लगा हुआ था, तो एक मिक्स था। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जिसमें सिर्फ भारतीय लोगों का ही पैसा लगा हुआ है वो था 1895 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ऐसा पहला बैंक बना भारतीयों का बैंक भारतीयों के लिए, मतलब भारतीय लोगों का ही। ये बनाया भी किसने था वो भी बता देता हूं मैं। आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय पंजाब के एक बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं लाला लाजपत राय, और वहां पे अच्छे धनी वर्ग से भी संबंध रखते थे। उन्हीं के प्रयासों से जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। आज तक भी ये बैंक कार्यरत है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन बन गए। भारत में स्थापित पहला निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था? 1881 अवध कमर्शियल बैंक। और पूर्ण रूप से भारतीय पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक 1895 में लाला लाजपत राय द्वारा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक हमारे यहाँ पे खुले, क्योंकि ये एक्ट आ गया था ना, तो अब कोई भी व्यापारी अपने साथ मिलकर जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं अपना अपना बैंक खोल सकते थे। तो देखो 1901 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर, खूब सारे बैंक खुले। इसका एक कारण भी था, इसका एक कारण और था। 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन किया ना अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन वाला बंगाल का विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस बंगाल विभाजन के कारण पूरे देश में स्वदेशी की लहर चल रही थी। कभी आपसे पूछ ले स्वदेशी आंदोलन पहली बार भारत में कब चला, तो आप कहेंगे 1905 के बंगाल विभाजन में। ठीक है, गांधी जी ने बहुत बाद में जाके, मतलब 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उन्होंने उसमें स्वदेशी का कंसेप्ट यूज किया था। परंतु स्वदेशी पहले आंदोलन हमारे यहाँ हो चुका था 1905 के ये बंगाल विभाजन के समय। उस समय भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया गया कि आप अंग्रेजी बैंकों का त्याग करें और ऐसे बैंकों के अंदर पैसा लगाएं, ऐसे बैंकों से व्यापार करें जिन बैंकों के अंदर भारतीय लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिनके ओनर भारतीय है। तो खूब सारे नए नए बैंक खुले, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर, इंडियन बैंक, कई सारे बैंक खुले जो भारतीय लोगों के द्वारा स्थापित थे। ये बैंक आजादी के बाद भी एज इट इज चलते रहे। बात समझ रहे? आजादी के बाद भी इनका अपना बोर्ड होता था, ये अपने डिसीजन खुद लेते थे, सीधे आरबीआई के एक्ट में नहीं आते थे। वो भी अपन ने पढ़ा ना, अनुसूचित बैंक, ये सीधे आरबीआई के डायरेक्शन में आते ही नहीं थे, क्योंकि इनकी स्थापना तो एक प्राइवेट बैंक के रूप में हुई हुई है। तो फिर क्या हुआ, आजादी के बाद इंदिरा गांधी सरकार में आई, और इंदिरा गांधी का जब पहला कार्यकाल था तो इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई इतने सारे ये प्राइवेट बैंक जो चल रहे हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। इनका जो प्रॉफिट आता है, इनका प्रॉफिट इनकी जो ट्रस्ट है उसके अंदर चला जाता है, सरकार को इससे क्या मिलता है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 14 बड़े व्यावसायिक बैंक जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा दी, जिनका बिजनेस यानी कि जिनके पास लोगों के 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे थे, उन सबको इसने नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब कि आज के बाद ये बैंक जो है किसी ट्रस्ट की या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये इसको सीधा कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई कंट्रोल करेगा। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो इन्हें शेड्यूल्ड कर दिया गया। इन्हें क्या करा अनुसूचित बैंक कर दिया गया, यानी आरबीआई एक्ट 1934 इनके ऊपर लागू कर दिया गया। अब ये सीधे सीधे किसके अंतर्गत आते थे? आरबीआई के अंतर्गत आते थे। तो आपसे कभी पूछेंगे कि बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पहली बार बैंक कब राष्ट्रीयकृत किए गए? तो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, और इस समय कितने 14 बड़े बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बात समझ रहे? आगे चलकर इन बैंकों के जो बैंक जो नेशनलाइज हो जाते थे ना, राष्ट्रीयकृत हो जाते थे, तो फिर वो क्या पब्लिक बैंक होते थे, इन द सेंस कि उसका 51% जो शेयर होगा वो तो सीधा सरकार का होगा। बाकी 49% शेयर जो है वो मार्केट के अंदर है। आप चाहे तो एसबीआई के शेयर खरीद सकते हैं, आप चाहे तो मैं अभी आपको कई सारे बैंक बताऊंगा, आप डायरेक्ट जाके उनमें पैसा लगा सकते हैं, आप उनकी कई सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। मतलब अब वो प्राइवेट ओनरशिप में नहीं रहेगा। जैसे आज का प्राइवेट बैंक, मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आईसीआईसीआई बैंक, वो प्राइवेट है, सीधा निजी बैंक है।
हालांकि वो आरबीआई के नियम कानून मानने के लिए बाध्य है, परंतु उसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सीईओ की नियुक्ति करना, नई ब्रांचें खोलना या और कोई सुविधाएं देना, वो सब उसका इंडिविजुअल है, उसमें आरबीआई कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो 14 बैंक तो कब गए? 1969 में। इसके बाद 1980 के अंदर 6 और बैंक, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 6 ऐसे और बैंक जिनका बिजनेस 200 करोड़ रुपए से ज्यादा था, जिनकी जमायत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उनका राष्ट्रीयकरण 1980 में कर दिया। तो 14 और 6 कितने हो गए? 20 बैंक। तो इंदिरा गांधी ने 20 ऐसे बैंक जो अंग्रेजी शासनकाल में कभी स्थापित हुए थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनको सीधा सीधा आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर लाके खड़ा कर दिया। इन 20 बैंकों में से सबसे पहली गड़बड़ करी न्यू बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी हर्षद मेहता बड़े फेमस चल ही रहे हैं, इनकी वो वेब सीरीज भी चल रही है। हर्षद मेहता ने आज तक का भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शेयर बाजार का घोटाला किया था 1993 में। लगभग 4000 करोड़ रुपए का वो घोटाला था। इस घोटाले के अंदर जो प्रमुख भूमिका एक बैंक ने निभाई थी, उस बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसी बैंक की पर्चियां लेकर इसने, हर्षद मेहता ने, अलग अलग बैंकों से जो है भारी भारी बड़े बड़े लोन उठाए थे, बात समझ रहे, जिनकी सिक्योरिटी कुछ नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में न्यू बैंक ऑफ इंडिया ने जब ये फॉर्जरी करी है, 400 करी, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया और न्यू बैंक ऑफ इंडिया के जो सारे के सारे खाते थे उनको पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। तो शुरुआत में अपने पास कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 20। ये खत्म हो गया तो कितने बचे? 19। फिर वो नरसिम्हन समिति भी आ गई थी। नरसिम्हन समिति ने कहा बैंकों को मर्ज करो, तो एसबीआई को मर्ज करने का काम तो शुरू हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, ये जो अनुसूचित बैंक थे, इनको भी मर्ज करने का काम शुरू हुआ। और आप देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया स्टेट बैंक वाला। स्टेट बैंक 1 अप्रैल 2017 से सारे के सारे जो स्टेट बैंक के एसोसिएट्स थे वो सारे किस में चले गए? भारतीय स्टेट बैंक में चले गए। एक बैंक और था जो 2013 में स्थापित हुआ था, भारतीय महिला बैंक। तो 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक के एसोसिएट तो गए, एक भारतीय महिला बैंक जो 2013 में स्थापित हुआ था, ज्यादा चला नहीं, उसको भी क्या करा इन्होंने? सीधा की सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिया। फिर देखो अपने पास है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक थे, एक तो विजया बैंक और देना बैंक। कौन कौन से? विजया बैंक और देना बैंक। इनका मर्ज किस में कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, 2 बैंक इसमें मर्ज किए, एक तो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसको अपन ओबीसी के नाम से जानते हैं, और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों का मर्ज किस में कर दिया? पंजाब नेशनल बैंक में। फिर कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक के नाम से एक बैंक था अपने पास, इसको अपन ने किस में मर्ज कर दिया? कैनरा बैंक में। एक बैंक अपने पास और है आज की तारीख में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूनियन बैंक ही, यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, यूनाइटेड बैंक है ये। ठीक है, देखो ये दोनों अलग अलग हैं, एक तो था यूनाइटेड बैंक और एक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड को तो अपन ने पंजाब नेशनल में डाल दिया, और आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक और एक कॉर्पोरेशन बैंक, एक तो आंध्रा बैंक और एक कॉर्पोरेशन बैंक, इसको अपन ने किस में डाल दिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिया। एक और बचा अपने पास, कौन सा? इंडियन बैंक। इलाहाबाद बैंक जो सबसे पुरानी बैंक थी उसको अपन ने किस में मर्ज कर दिया? इंडियन बैंक के अंदर मर्ज कर दिया। कहने का मतलब है कि अपने पास आज की तारीख में कितने बैंक रह गए? वो 20 में से आके कितने बच गए? 6 बैंक ही बच गए। बात समझ रहे? आज की तारीख में आप कह सकते हो इनको सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक है अपने पास? अपने पास आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक है? तो 6 तो ये हो गए, 7वां अपने पास कौन सा हो गया? एसबीआई हो गया। बाकी सारे के सारे बैंक अपन ने क्या करे? मर्ज कर दिए। बात समझ रहे? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ भी है। हालांकि अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट फिर भी आप ध्यान रखना बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब? 1969 में। दूसरा कब हुआ? 1980 के अंदर। और ये कब कब कौन कौन से बैंक मर्ज हुए, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। आप जब तक कोई बैंक से रिलेटेड कोई एग्जाम नहीं देते, आरबीआई का कोई एग्जाम नहीं देते, तब तक आपको ये एक एक बैंक और इसकी तारीख याद रखनी जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप बस इतना याद रखें कि 1955 के अंदर एसबीआई अस्तित्व में आया, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद काफी सारे बैंक जो है वो मर्ज करके इसमें डाल दिए गए। अब अपने पास सिर्फ 7 बैंक ही जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। वर्तमान में आप देखें तो सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक कौन कौन से अपने पास जो काम कर रहे हैं, देखो स्टेट बैंक काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। तो वर्तमान में अपने पास विलय के बाद कितने बैंक काम कर रहे हैं? 12 बैंक ही काम कर रहे हैं आज की तारीख में। टोटल कुल मिला के 12 बैंक ही काम कर रहे हैं। ठीक है,
वर्तमान में एसबीआई जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इन 12 में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। और एसबीआई के बाद किसका नंबर आता है? पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का। बात समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान रखना, कभी पूछ ले आपसे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एसबीआई है। और दूसरे नंबर पे कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों यहां तक तो हमने क्या पढ़ी? बैंकिंग की हिस्ट्री। भारत के अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है, ये सब कंप्लीट आपके सामने है। इसको थोड़ा बार बार पढ़ना, ठीक है? आप इसको सामने, जैसे मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं, आप जब भी चाहो आराम से वीडियो देखते हुए आप इनके नोट्स बनाओ, बाद में भी बना सकते हो, को करना। अब दोस्तों जो मैं थोड़ी बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं बैंकिंग के स्ट्रक्चर की, कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे बैंक होते हैं। कई सारे आपने बैंकों के नाम सुने होंगे, वो कब स्थापित हुए वो भी पूछ लेते। जैसे नाबार्ड की कई बार पूछ लेते, नाबार्ड कब स्थापित हुआ, कई बार पूछ लेते। नाबार्ड बड़ा फेमस बैंक है ना। एक्सिम बैंक बड़ा फेमस है, ठीक है? तो इस तरह के कुछ बैंकें हैं, वो पूछ लेते हैं, वो मैं थोड़ी आपको बता देता हूं। देखो मैंने अभी आपको अनुसूचित बैंक बताए थे, ठीक है? अनुसूचित या शेड्यूल्ड बैंक जो सीधा किसके अंतर्गत आते हैं? सीधा आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। उनको आरबीआई के नियम और कानून फॉलो करने पड़ते हैं। ये बैंक 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। पहले कैसे होते हैं? निजी क्षेत्र के बैंक, जिनको आप क्या बोलते हैं? प्राइवेट बैंक। क्या बोलते हैं? प्राइवेट बैंक। दूसरे होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जिनके अंदर गवर्नमेंट की 51% हिस्सेदारी होती है, बाकी की 49% हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक होती है, यानी कि आप, मैं, कोई भी उसमें पैसा लगा सकता है। निजी बैंकों की 100% हिस्सेदारी जो है वो निजी लोगों के पास में होती है, वो चाहे तो इसको पब्लिक करे, चाहे तो ना करे। फिर होते हैं अपने पास एक विदेशी बैंक। ये कौन से होते हैं? फॉरेन बैंक्स। इनका अपना अलग ही मामला चलता है। ये क्या है? भारत सरकार और आरबीआई के साथ कुछ समझौतों के अनुसार अपने देश के अंदर काम करते हैं। निजी क्षेत्र के देखो बैंक जो है, उसमें उदाहरण देखो आप, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक आदि, ये सभी क्या है? प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी का नाम सुना होगा आपने, आईसीआईसीआई का नाम सुना होगा आपने, और एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा आपने। ये तीनों ही भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई। हालांकि ये भी किसके अंदर आते हैं? ये भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में आते हैं, परंतु इनको अपने इंटरनल जो मैटर होते हैं, इंटरनल सीईओ वगैरह चुनना, उन सबकी छूट होती है। फिर देखो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऐसे बैंक क्या है? जिनकी हिस्सेदारी 51% किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। उदाहरण देखो पीएनबी, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये जितने 14 और वो 6-20 जो मैंने बैंक बताए थे शुरुआत वाले, वो सारे कैसे हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है। एसबीआई भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है? फिर देखो विदेशी बैंक जो है, ये विदेशी बैंक जो है, ये जहां से आए हैं और भारत के अंदर जो इनको आने के लिए छूट मिली है, तो कुछ ना कुछ समझौता हुआ है दो देशों के बीच में। जैसे सिटी बैंक न्यूयॉर्क का है, तो वो अमेरिकी सरकार के नियम भी मानता है और भारत सरकार की कुछ नियमों को मान के वो भारत के अंदर बिजनेस कर रहा है। एचएसबीसी था एक, हांगकांग एंड शंघाई बैंक, तो वो अपने हांगकांग के नियम भी मानता है और अपने यहाँ के भारत के नियम भी मानता है। परंतु आरबीआई के जो नियम ये शेड्यूल्ड बैंक्स पे लागू होते हैं, वो सारे के सारे इस पे लागू नहीं होते हैं। तो देखो कई सारे बैंक है, जैसे स्टैंडर्ड एंड चार्टर्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, ये कुछ अपने पास विदेशी बैंकों के उदाहरण है। तो देखो एक तो कौन से हो गए? वाणिज्यिक बैंक। कैसे हो गए? कमर्शियल बैंक। ये सारे कमर्शियल थे। एक बैंक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कैसे होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक भी एक तरह की बैंकिंग ही है, पर वो कमर्शियल से थोड़ी अलग चलती है। अभी जो मैंने आपको 3 बातें बताई, ये सारी कौन सी थी? कमर्शियल बैंकों की थी, वाणिज्यिक बैंकों की थी। वाणिज्यिक बैंकों में क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक और कमर्शियल, एक कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक में क्या फर्क है? सबसे बड़ा, वाणिज्यिक बैंकों में देखो आपने जो अपना पैसा लगाया, तो फिर आपको उसके बदले में ब्याज वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ होगा। जब तक आपने बैंक के कोई शेयर नहीं खरीदे, तब तक आपको बैंक की प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं? वाणिज्यिक बैंकों की, यानी कि कमर्शियल बैंकों की। जबकि कोई कोऑपरेटिव बैंक होता है, सहकारी बैंक होता है, वहां पे अगर आप उस बैंक के मतलब हिस्सेदार हैं, यानी बैंक के अंदर आपका खाता ही है, तो फिर आपको उस बैंक के प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। पहली कंडीशन बता रहा हूं कमर्शियल बैंक की, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका बैंक के अंदर खाता है, तो बैंक में जो पैसे जमा कराए उसका ब्याज मिल जाएगा। अगर आप बैंक के शेयर होल्डर हैं, जो शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपको उस शेयर के बैंक का जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आपके शेयर के मार्केट के प्राइस बढ़ जाएंगे और आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। सहकारी बैंक में क्या होता है? आप अगर सहकारी बैंक समिति के सदस्य हैं, यानी कि आपका खाता भी वहां पर होगा। बैंक की जब स्थापना हुई थी तब आपने वहां पे बकायदा अपना खाता खुलवाया था।
अब जब साल के एंड में बैंकिंग से जो टोटल प्रॉफिट होगा एक सहकारी बैंक को, वो उसके जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी खातेदार हैं, सबको उसका जिसको बोलते हैं कि फायदा मिलेगा। जैसे कई बार होता है, जैसे आपके पिताजी वगैरह होंगे, जब सहकारी बैंक नए नए खुले थे उस समय सभी ने अपना अपना एक खाता सहकारी बैंक में खुलवाया था, क्योंकि सहकारी बैंक के अंदर जिन लोगों का खाता होता है तो उनको बाहर के लोगों से सस्ती दर के ऊपर सहकारी बैंक में लोन मिलता है। बात समझ रहे? साथ ही साथ साल के एंड में जब प्रॉफिट आता है तो हर सदस्य को प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। यही तो सहकार है, यही तो कॉर्पोरेशन है। तो देखो, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं अपने पास, वो 3 स्तर के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक हर राज्य अलग अलग बनाता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, अगर आपको स्थापित करना है तो इसकी मंजूरी विधानसभा देती है, यानी राज्य की सरकारें देती है। जबकि कमर्शियल बैंक अगर आपको बनाना है, कोई वाणिज्यिक बैंक बनाना है, तो आज की तारीख में इसकी परमिशन संसद से लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो भी अपने पास कमर्शियल बैंक है, ये सारे कमर्शियल बैंक जो हैं, ये अपने कहां पर केंद्र सरकार से आते हैं, और जो अपने सहकारी बैंक है यानी कोऑपरेटिव बैंक है, ये राज्य सरकारों से आते हैं। बात समझ रहे हैं? कोऑपरेटिव बैंक जो है ये 3 तरीके से बने होते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 लेयर होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको एसबीआई बैंक बताया। अब यार, एसबीआई बैंक की कोई ब्रांच भले आपके गांव में खुली हुई है, चाहे एसबीआई बैंक की कोई ब्रांच आपके किसी बड़े शहर में खुली हुई है, दोनों के पास एक जैसी पावर होगी, दोनों के पास एक जैसे नियम कानून होंगे। पर सहकारी बैंक में ऐसा नहीं होता है। सहकारी बैंक क्या होता है, बिल्कुल ग्रामीण स्तर से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर जाके इनकी पावर्स जो होती है, इनके पास जो लोन देने की शक्तियां होती है, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इस आधार पे सहकारी बैंक के 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जो होता है उसको अपन बोलते हैं शीर्ष, यानी कि एपेक्स बैंक। सहकारी बैंक का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? एपेक्स बैंक। जनरली क्या होता है, एपेक्स बैंक की जो ब्रांच होती है वो राज्य की राजधानी में होती है। एपेक्स बैंक से निचला बैंक होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक, यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। इनकी शाखाएं जो स्थापित की जाती है जिला स्तर पर की जाती है। और सबसे नीचे आते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक, जिसको आप रूरल बैंक भी कह सकते हैं। देखो, रूरल बैंक जो होते हैं इनकी लिमिटेशन सबसे कम होती है। ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख का लोन लेने गए, तो ग्रामीण बैंक ने कहा भाई ठीक है, मैं 5 लाख का लोन तुमको दे सकता हूं, परंतु आपको 7.5 लाख का लोन चाहिए। तो इसने कहा भाई यहाँ पे मेरी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तुम हमारी जो शहर वाली ब्रांच है उसमें खत्म करो। शहर वाली ने कहा चलो भाई मैं तुमको 7.5 का लोन दे देता हूँ। अब उसने कहा नहीं साहब, मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए, कि भाई ये तो मेरी कैपेसिटी में नहीं है, तुम एपेक्स बैंक में संपर्क करो। बात समझ रहे? ऐसे कैसे क्या होता है, हर जो सेंट्रल बैंक होती है, इस सेंट्रल बैंक के नीचे कई सारी ग्रामीण बैंक काम करती है। ग्रामीण बैंकों का जो भी कलेक्शन होता है वो सारा कलेक्शन कहाँ जाता है? सेंट्रल बैंकिंग में जाता है। ऐसे कैसे? सेंट्रल बैंकिंग सारी किससे जुड़ी हुई है? एपेक्स बैंक से जुड़ी हुई है। और एपेक्स बैंक किससे जुड़ी हुई है? एपेक्स बैंक जुड़ी हुई है नाबार्ड से। एपेक्स बैंक किससे जुड़ी हुई है? नाबार्ड से। नाबार्ड क्या है? देखो, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात समझ रहे? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और नाबार्ड को फाइनेंस कौन करता है? नाबार्ड को आरबीआई फाइनेंस करता है। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी अपने कमर्शियल बैंक थे, वाणिज्यिक बैंक थे, ये एसबीआई टाइप वाले, इन सबको डायरेक्ट फाइनेंस कौन करता है? आरबीआई करता है। परंतु जो अपने कोऑपरेटिव बैंक है, इनको आरबीआई डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है। आरबीआई और इन बैंकों के बीच में कौन रहता है? नाबार्ड रहता है। बात समझ रहे? बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमेशा ध्यान रखो कि सहकारी बैंक जो है ये त्रिस्तरीय है, ट्रिपल लेयर है, जबकि अपने कमर्शियल बैंक जो है वो सिंगल लेयर है। अपने जो कमर्शियल बैंक है उनकी स्थापना हमेशा पार्लियामेंट करेगी। अपने जो कोऑपरेटिव बैंक है इनकी स्थापना हमेशा राज्य की सरकारें करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए सहकारी बैंक क्या होता है। आपके शहर में, आपके गांव में जरूर सहकारी बैंक होंगे ही होंगे। आपके पिताजी, आपके दादाजी, उन्होंने कभी ना कभी सहकारी बैंक में खाता भी खुलाया होगा। भले ही वो ऑपरेट नहीं होता है, पर साल के अंत के अंदर जो है, आप क्योंकि उसकी प्राथमिक समिति के सदस्य हैं, 15 रुपए, 17 रुपए, 21 रुपए का चेक जो है वो आपके घर आता है, क्योंकि इतने ही पैसे प्रॉफिट में से एक आदमी के बनते हैं। बात समझ रहे? तो एक बड़ा डिफरेंस है ये। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लिखा था, क्या क्या है देखो। ये वाणिज्यिक का मतलब है कमर्शियल बैंक और सहकारी का मतलब है कोऑपरेटिव बैंक। बात समझ रहे? तो देखो, वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? ऐसा बैंक जो व्यक्तियों और व्यवसायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, वाणिज्यिक बैंक कहलाता है।
सहकारी बैंक की स्थापना जो की गई है वो छोटे उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए की गई है। ऐसे किसान, ग्रामीण उद्योगों, शहर क्षेत्र के व्यापार उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई। इनको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्षेत्र यानी कि ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पे होता है, सहकारी क्षेत्रों का छोटे स्तर पर होता है। वाणिज्यिक बैंकों को अपन ने स्थापित किया प्रॉफिट के लिए, क्या कि इससे प्रॉफिट बनाएंगे अपन, जबकि कोऑपरेटिव बैंकों को अपन ने स्थापित किया कि भाई इससे हम सर्विस देंगे, सेवा देंगे। आपने कई बार सुना होगा कि फलानी सरकार जो है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस जैसे किसानों के ऋण माफ करेगी, इस साल किसानों के सारे ऋण माफ किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी किसान ने एसबीआई से लोन लिया हुआ है, पीएनबी से लोन लिया हुआ है, उसका भी लोन माफ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। राज्य सरकार किसको डायरेक्शन दे सकती है? कोऑपरेटिव बैंक को डायरेक्शन दे सकती है। इसीलिए तो कोऑपरेटिव बैंक को हमने गांव-गांव में स्थापित किया है, किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, पंप सेट लगाने के लिए। ये जो छोटे बड़े लोन होते हैं ना, ये सब सहकारी बैंकों से ही मिलते हैं। तो इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है? सर्विस है। अगर आप देखें वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जनता से जमा स्वीकार करना, व्यक्ति और व्यवसायों को ऋण देना। ऑलमोस्ट यही काम सहकारी बैंकों का भी है। ये भी सदस्यों से और जनता से जमाएं स्वीकार करता है, किसानों और छोटे व्यापारियों को ऋण देता है। बैंकिंग सेवा का काम क्या है? ये सेवाओं की एक समय सारणी प्रदान करती है। सेवाओं की तुलनात्मक रूप से कम विविधता होती है। मतलब जितनी सुविधाएं आपको किसी कमर्शियल बैंक में मिल सकती है, बहुत सारी एफडी, आरडी, गोल्ड लोन वगैरह, खूब सारी सुविधाएं आपको कमर्शियल बैंक में मिलती है। सहकारी बैंक बहुत लिमिटेड होता है, उस पे हर तरह की सुविधा आप उम्मीद नहीं कर सकते। वहां पे ब्याज जो मिलता है, कमर्शियल बैंक बहुत कम ब्याज देते हैं, जबकि सहकारी बैंक जो है वो ब्याज भी अधिक देते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, किसमें? एक आपका किसमें? वाणिज्यिक बैंक में और सहकारी बैंक में। और एक लास्ट चीज मैं बता देता हूं कि अगर आपको एक वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक स्थापित करना है तो इसकी मंजूरी कौन देती है? संसद देती है। सहकारी बैंक स्थापित करना है तो इसकी मंजूरी कौन देती है? राज्य सरकार देती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है, इससे आपको याद हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ये कमर्शियल बैंक क्या है यानी वाणिज्यिक बैंक क्या है। आपको समझ में आया क्या एक कोऑपरेटिव बैंक क्या है, सहकारी बैंक क्या है। हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है यार, खूब काम आता है हमारे। ओके, आगे देखो, इसके अलावा भारत सरकार ने समय समय पे कुछ और बैंक स्थापित किए जिनको अपन क्या बोलते हैं? विकास बैंक या डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इनको क्या अपन बोलते हैं? डेवलपमेंट बैंक। देखो ये क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक जो है एक कोई विशेष काम के लिए, इनका एक ही गोल होता है जो इनको दिया जाता है, उसके अलावा ये बाकी चीजों पे काम करते ही नहीं है। बात समझ रहे? तो आप देखो, किसी अर्थव्यवस्था में विकास को गति प्रदान करने के लिए उद्योगों आधारित संरचना में निवेश की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारत में विकास बैंक स्थापित किए। आप देखो इनके उदाहरण देखो, जैसे औद्योगिक विकास बैंक, उद्योगों के विकास के लिए जो बैंक स्थापित किए गए। जैसे आप देखो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं ना, उनको फाइनेंस करने का काम करता है ये। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, हालांकि आज की तारीख में IDBI जो है ये एक निजी बैंक है। IDBI की जो है 51% हिस्सेदारी जो है वो अभी LIC ने खरीद ली है। तो राइट नाउ ध्यान रखना, IDBI जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा बैंक था, बट ये 2004 से 2014 के बीच में मतलब भयंकर तरीके से इसके अंदर जो है लोगों ने लोन ले लिया और चुकाए नहीं। वो आपने सुने होंगे, विजय माल्या टाइप के जो लोग थे, खूब लोन लिया IDBI से और चुकाए नहीं, दिवालिया हो गए ये बैंक। फिर इस बैंक की हिस्सेदारी बेचनी पड़ी और भारत सरकार ने इसकी हिस्सेदारी किसको बेच दी? LIC को बेच दी। हालांकि LIC भी भारत सरकार का ही उपक्रम है, तो वो बात अलग है, वो बेच दिया जो एक अलग मैटर है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल IDBI जो है ये कैसा? निजी क्षेत्र का बैंक है। भारतीय लघु उद्योग बैंक, ये तो बड़ा जोरदार बैंक है। सिडबी का नाम आपने कभी कभी सुना होगा। मध्यम और लघु टाइप के जो उद्योग होते हैं, यानी छोटे और मझले टाइप के जो उद्योग हैं, उनको फाइनेंस करने का काम कौन करता है? सिडबी करता है। आप देखो कृषि विकास बैंक, कृषि के विकास के लिए जो अपन ने बैंक बनाए हैं, इसमें सबसे बड़ा बैंक अपने पास कौन सा है? नाबार्ड है। सबसे बड़ा कौन? नाबार्ड, जो मैं अभी बार बार आपको बोल रहा हूं। आपने आयात और निर्यात, भारत का आयात और निर्यात बढ़े, इसके लिए क्या बनाया है? एग्जिम बैंक बनाया है। कौन सा बैंक बनाया है? एग्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB, आज की तारीख में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पैसे के हिसाब से कोई है तो वो है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। मतलब ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाते हैं ना, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर हाउसिंग बोर्ड होता है ना।
छोटे छोटे मकान होते हैं, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराते हैं, ये फाइनेंस ये करता है एनएचबी। तो ये सारे बैंक किस श्रेणी में आते हैं? भारत के डेवलपमेंट बैंक की श्रेणी में आते हैं। इनका डायरेक्ट हमारे जो हमारे कमर्शियल बैंक है ना, उनसे संबंध नहीं है। जो कमर्शियल एक्टिविटीज हमारी होती है वो सारी यहाँ पर नहीं होती है। अगर आपका कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है तो यहाँ पे जाओ, आपका कोई काम हाउसिंग लोन से संबंधित है तो यहाँ जाओ, आपका कोई काम कृषि से संबंधित है नाबार्ड जाओ, आपका कोई काम उद्योगों से संबंधित है सिडबी जाओ, आईडीबीआई जाओ या आईएफसीआई जाओ। ऐसे कुछ देखो इसके मैं इसकी कुछ स्थापना वाली बातें कर रहा हूं। जैसे आईडीबीआई को मैं बता रहा हूं, आईडीबीआई सबसे पहले 1964 में बना था। 2004 के अंदर इसको एक बैंक का दर्जा दिया गया। वर्तमान में आईडीबीआई कैसा है? एक निजी क्षेत्र का बैंक है। जरूर याद रखना, क्योंकि अभी 51% हिस्सेदारी इसकी किसके पास है? एलआईसी के पास है। फिर देखो सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। आपको सिर्फ वर्ष याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। सिडबी क्या करता है? छोटे उद्योगों को लोन देता है। एक्सिम बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है ये 1982 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखो नाबार्ड जरूर याद रखना यार, इसका मैंने आरएस का जो इंटरव्यू दिया था उसमें मुझसे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली थी, तो मैं बता देता हूं नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। देखो, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बहुत फेमस सवाल है यार, ग्रामीण विकास बैंक। बहुत सारे एग्जाम के अंदर मैंने ये सवाल देखा है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। बात समझ रहे? तो ये जो है ना नाबार्ड, NA, यहाँ पे NA का मतलब नेशनल है। कई लोग क्या करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर, फिर आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने आपको काफी सारे बैंकिंग की बात करी। देखो यार, बैंकिंग पे मैं 5-6 घंटे लेक्चर ले सकता हूं आराम से, इतना सारा बैंकिंग का मटेरियल है। पर देखो, आपने देखा हो तो मैंने इसको कंप्रेस करके लेक्चर आपके सामने लाया हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ये है कि आप जो एग्जाम देने लगा रहे हो, जैसे एसएससी का देते हो, चाहे ये एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम देते हो, इनके अंदर इकोनॉमिक्स के या बैंकिंग के इतने ही सवाल बनते हैं। तो आप अगर बस इसको थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो आपका ये जो वाला जो चैप्टर है या ये जो एक टॉपिक है ये तैयार हो जाएगा। आपको ज्यादा डिग इन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसको फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लेक्चर को आपके सिलेबस के हिसाब से मैं उसको मॉड्यूल करूं और उसी के हिसाब से आपके सामने लेके आऊं। तो जिन जिन चीजों पे मैंने टिक किया या मैंने उनको आपको बताने की कोशिश करी कि यार इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, तो उतना ही आप करिए, आपके लिए इतना उचित होगा, ना करके जाओ। और भी कोई आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको जरूर उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको भारत के सबसे बड़े बैंक आरबीआई के बारे में बताऊंगा। आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे अस्तित्व में आया, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, इनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल